नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 82 साल तकरीबन उनकी उम्र है। नाम है अजीज कुरैशी। 1984 में मध्य प्रदेश के सतना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, कैबिनेट मंत्री बने। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, 3 राज्यों के कांग्रेस ने इन्हें राज्यपाल भी बनाया। यानी खूब सत्ता की मलाई खाई इन्होंने और संवैधानिक पद पर रहे। लेकिन अब जो बात ये कह रहे हैं, सोच के लगता है कि ऐसे लोग जब सरकार पे रहते हैं, जब संवैधानिक पद पर रहते हैं, तो ये लोग क्या करते होंगे जिनके मन में इतना जहर भरा हुआ है। जो हेट स्पीच दे रहे हैं आज, क्या कल उनका मन एकदम साफ रहा होगा? क्या कल जब वो संवैधानिक पद पर बैठे होंगे तो उन्होंने इस भाव से निर्णय लिया होगा कि धर्मनिरपेक्षता ही हमारे संविधान का मूल है? क्या उनके दिमाग में कैबिनेट मंत्री रहते हुए ये जहरीले विचार नहीं चल रहे होंगे? ये सारे सवाल हैं जिन पर आपको और हमको जरूर सोचना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। राजनीतिक रूप से मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि इनकी तो उम्र हो चुकी है, इनका अब राजनीतिक करियर बचा नहीं। लेकिन बहुत लोग हैं जो मुखौटा लगाकर आपके सामने आते हैं और आप समझ नहीं पाते, आप बरगला लेते हैं ये लोग आपको। अभी दरअसल विदिशा में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को संबोधित कर रहे थे अजीज कुरैशी। वो दरअसल परेशान है मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, और ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जिसमें एक तरफ दिग्विजय सिंह जो बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं, आपको याद होगा एक टर्म उन्होंने क्वाइन किया था, वो विशेष टर्म उन्होंने हिंदुओं के लिए ही क्वाइन किया था, बनाया था। और दूसरी तरफ एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ, जो बाबा बागेश्वर की कथा करा रहे हैं। कहते हैं कि ज्यादातर जब हिंदू हैं इस देश में तो ये हिंदू राष्ट्र ही है, उन्हें हिंदू राष्ट्र याद आ रहा है। बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में तो बहुत पहले से मैंने हनुमान मंदिर बनवाया हुआ है, तो मुझसे बड़ा हनुमान भक्त कौन होगा? ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में कितने जहरीले लोग हैं और ये इनका असली चेहरा है, क्योंकि कांग्रेसी मुखौटा लगाते हैं चुनाव के दौरान और वो मुखौटा उतार फेंकते हैं जैसे ही चुनाव हो जाता है। उसके बाद ये सब कुछ आपको अजीज कुरैशी का पूरा बयान आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा वाकई कैसे लोग हैं और कितने जहरीले लोग हैं और इनसे बचकर रहने की जरूरत क्यों है। अजीज कुरैशी ने कहा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों को समझना चाहिए कि मुसलमान गुलाम या बंधुआ मजदूर नहीं है जो उनके आदेशों के अनुसार काम करेंगे। और वो आपको वोट क्यों दें जब पुलिस, रक्षा बलों और बैंकों में उनके लिए कोई नौकरियां नहीं है? अरे सर, कहाँ नौकरी नहीं है? हर जगह ना आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या जो कंपटीशन होता है वो आप दीजिए। क्या कहीं पर हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर किसी विभाग में भर्ती होती है? आप में काबिलियत नहीं तो ये प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम देश में नहीं है, प्रॉब्लम जो तंत्र है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम व्यवस्था में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसीजर में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है कि आप काबिल नहीं है। तो ये सवाल उठाइए कि आप में के अंदर ये काबिलियत क्यों नहीं आई, और खासतौर पर उस सरकार के दौरान जिसने 60 साल से ज्यादा राज किया, जिसके आप नेता रहे, आप मलाई खाते रहे, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया अपने लोगों का उत्थान करने में। ये सब चीजें आपको उनसे पूछनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, जब उन्हें बैंक ऋण की गारंटी नहीं मिलती तो आपको वोट क्यों दें? उनकी दुकानें, पूजा स्थल, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, वो एक हद तक सहन करेंगे, वो कायर नहीं है। अगर ये सीमा पार कर गई तो 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ अपनी जान देने में कोई नुकसान नहीं है। अब सोचिए, किसको धमकी दे रहे हैं, किसको डरा रहे हैं? ये डरे हुए लोग हैं। ये कहते हैं कि हम डरे हुए। आगे इन्होंने ये कार्ड भी खेला, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि बैंक ऋण की गारंटी नहीं मिलती। अरे भाई, आप बैंक में जाइए, अगर आप एलिजिबल हैं, आप सारी पूरी करते हैं जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको लोन मिल जाएगा। इस देश में क्या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में नौकरी, किसी संस्थान में आपको जाना हो नौकरी के लिए, चाहे बैंक की बात कर रहे हैं आप पुलिस बल की बात कर रहे हैं, रक्षा बल की बात कर रहे हैं, आप बैंक के लोन की बात करें, क्या धर्म देकर दिया जाता है? आप ऐसे ही 3-3 बार 3-3 राज्यों के राज्यपाल बन गए, आप ऐसे ही कैबिनेट मंत्री बन गए, ऐसे ही तमाम लोग हैं जो सरकारों में शामिल हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। मतलब ये बरगलाते किसको हैं, किसको झूठ बोलकर ये
सोचिए, भड़काने का काम और धमकी दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको याद होंगे असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने क्या कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। ये वही सोच के लोग हैं। इन जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आगे क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इनको बहुत कष्ट है। वो जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो शर्मनाक है। मैं पार्टी से निकाले जाने से नहीं डरता। मतलब ये कह रहे हैं कि आप नहीं कहना, आप मत कहिए जय गंगा मैया, जय नर्मदे मैया, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग जय नर्मदे मैया नहीं कहें। ये कैसे हो सकता है भाई? ये किस तरह से हो सकता है? और कांग्रेस ऐसे लोगों को, और कांग्रेस देखिएगा कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसे लोगों को पालती है दूसरे संप्रदाय को, ताकि वो पोषित कर पाए, बता पाए कि हम आपके साथ हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब 82% यहाँ हिंदू रहते हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। ये साफ है कि ये जो बातें कही गई हैं इस पे एक्शन नहीं होगा। इसकी वजह क्या? क्योंकि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राहुल गांधी बात करते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत बिकती है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अगर कुछ बिकता है तो नफरत। वो राहुल गांधी खुद बेचते हैं, उनके नेता बेचते हैं। राहुल गांधी खुद जब कहते हैं कि देश में चारों तरफ पेट्रोल पड़ा हुआ है, बस आग लग जाएगी कभी भी, वो देश तोड़ने की बात करते हैं। ये देश जोड़ने वाली बात है जो अजीज कुरैशी कर रहे हैं। क्या इन पर राहुल गांधी कोई कार्रवाई करेंगे? कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई इन पर नहीं होगी, आप देखिएगा। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति से ही कांग्रेस चलती है। ये भड़काऊ बयान है, ये हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी बात कही थी हेट स्पीच को लेकर, लेकिन इनके खिलाफ आप देखिए, आप देख लीजिए सोशल मीडिया उठा के, क्या आपको कहीं दिखा कि किसी ने विरोध किया हो, किसी ने कहा हो कि ये गलत है, ये इन्होंने क्यों कहा? कहीं नहीं, किसी को ये हेट स्पीच नहीं दिख रही है। किसी को नहीं दिख रहा कि हिंदुओं को सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। कहा 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी गए तो क्या होता है? मतलब क्या है आपका? आप हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस पर किसी को कुछ नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब सो कॉल्ड जो वो धर्मनिरपेक्ष है ना, सेक्युलर, जो सेक्युलर है, एक्चुअली सिख हैं ये लोग, वो कुछ नहीं बोलेंगे इस पे, इन जैसों के बयान पे कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध लेंगे, मौन साध लेंगे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेंगे। इनका इतिहास समझ लीजिए, अजीज कुरैशी का इतिहास इनका इसी तरह का है। ये कोई नई बात इन्होंने नहीं कही। 2022 में हालांकि इन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी सितंबर 2022 में, और नाराजगी जताई थी कि कांग्रेस से चाटुकारों, दरबारियों को बाहर निकालने, इससे नुकसान हो रहा है। और क्या कहा था? कांग्रेस के, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस से 2 ही लोग उसका बेड़ा पार कर सकते हैं, कौन? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। लेकिन उनके आसपास चाटुकार हैं, जिनकी वजह से ये भी सही फैसले नहीं लेते। लेकिन अब वही कमलनाथ जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं यहाँ 82% हिंदू रहते हैं, तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये आंकड़े हैं। इससे अलग बताने की क्या जरूरत? ये कमलनाथ का बयान है। तो उसके बाद अब दरअसल इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या, तो इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सितंबर 2022 में चिट्ठी लिखी थी इन्होंने, और सोचिए 23 अगस्त चल रहा है और अब इस तरह के बयान कमलनाथ के आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव पास से हिंदुओं के वोट चाहिए। इसीलिए अगर कमलनाथ जानते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को रखा है, एक तरफ कमलनाथ है, ताकि वोट मिले। इन चुनावी हिंदुओं से सावधान रहिए। आपको वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम समझ के दीजिए कि ये हैं क्या, ये लोग करते क्या है, इनकी सोच क्या है। अब सितंबर 2021 में ये आजम खान, उत्तर प्रदेश में रामपुर में आजम खान के घर गए थे। आजम खान जी उस वक्त जेल में थे, उनकी पत्नी से इनकी मुलाकात हुई। जब ये बाहर आए तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि योगी सरकार राक्षस है, योगी सरकार को शैतान कहा, खून पीने वाला दरिंदा कहा। इसके बाद इन पर राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया था। फरवरी 2020 में भी इन पर एक मामला दर्ज हुआ। CA-NRC के खिलाफ धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन CA-NRC के खिलाफ इन्होंने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च इन्होंने 30 जनवरी को निकाला और इन पर 3 फरवरी 2020 को उसके बाद FIR हुई थी। तो ये पहले से कहते रहे। अप्रैल 2015 में इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार गिराने के, यानी अखिलेश सरकार और उत्तराखंड में उस वक्त
मेरे ख्याल में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी के एक नेता ने इनसे संपर्क किया, लेकिन जब इनसे पूछा गया वो नेता कौन है, उसका नाम बताइए, तो ये नाम नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए। तो ये आरोप लगाना, द्वेष फैलाना, नफरत फैलाना, ये सब इनका काम है। और ये इनका नहीं, ये कांग्रेस का ट्रेट है, ये समझिए आप, ये कांग्रेस का ट्रेट है। जो आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस में नजर आ रहा है वही दरअसल कांग्रेस में भी है। आप देखिए राहुल गांधी जो लेफ्टिस्ट की तरह बात करते हैं, जो एक विशेष धर्म के लिए बात करते हैं, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की इमेज क्या बनाई जा रही है, हिंदूवादी इमेज बनाई जा रही है। अभी एकादशी में आपने देखा होगा वो मंदिर गई थी, इसके पहले कभी आप सुनते थे कि कभी प्रियंका गांधी ने कहा हो कि वो नवरात्रि में व्रत रह रही है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, वो त्रिपुंड लगाए हुए। ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये सब कुछ हुआ है क्योंकि मोदी आ गए हैं, क्योंकि मोदी ने पूरा जो इनकी राजनीति थी उसको उलट दिया है, तुष्टीकरण की राजनीति। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये तीनों चीज पर वार करना है, और इसी तुष्टीकरण पर वार होने की वजह से सब बिलबिला रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यही कि इतने खतरनाक बयान के बाद क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इतने खतरनाक बयान के बाद क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की दुकान कहां बंद हो गई? जो प्यार की दुकान थी, उनकी मोहब्बत की दुकान। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ नफरत बेचते हैं, सिर्फ नफरत बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते हैं। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने दिल्ली पुलिस में इनके भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जो आईपीसी की धारा 153, 153 ए और बी, 295, 298, 505 सी, इन धाराओं के अंतर्गत इन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। तो अब दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है, इनसे पूछ सकती है कि इन्होंने ये भाषण क्यों दिया। लेकिन आप ये जानिए कि सच है ये, कांग्रेस पार्टी के लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अभी तक ये बीजेपी को गाली देते थे, अभी तक ये नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, लेकिन अब ये सीधे सीधे हिंदुओं को धमकाने लगे, वोटर्स को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रणदीप सुरजेवाला का बयान, जिसमें बीजेपी को वोट देने वालों को क्या कहा गया था? राक्षस कहा गया था सब राक्षस है, मैं उन्हें श्राप देता हूं। तो इनके लिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी के लिए राक्षस कहा था मोदी को, तो इनके लिए राक्षस, हिंदुओं को धमकाना, ये सब कुछ बहुत सामान्य है और ये बातें ये कहते रहते हैं। साथ ही एक बात और कही थी अजीज कुरैशी ने अपने इसी वक्तव्य के दौरान, जब वो विदिशा में थे, वो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था जब गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश का मुसलमान उनके भाषण से डर जाता है। ऐसी कोई एक लाइन मुझे बता दे, एक लाइन बता दे जो प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के भाषण की रही हो, जिससे मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कहा गया हो जिससे उन्हें डर लगा हो। लेकिन हाँ, अगर आप गलत करेंगे तो आपको डरना चाहिए, अगर आप पत्थर मारेंगे तो आपको डरना चाहिए, अगर आप दंगे करेंगे तो आपको डरना चाहिए। आपके लिए डरना फिर जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा बुलडोजर एनकाउंटर से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं ये मानता हूं कि बुलडोजर और एनकाउंटर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा हो रहा है, उनके खिलाफ ज्यादा ये एक्शन लिए जा रहे हैं। तो क्यों करते हैं? क्यों पत्थर चलाते हैं? अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नूह में, कितनी घटनाएं हैं। क्यों चलाते हैं पत्थर? शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। जब ज्यादा आप करेंगे इस तरह की चीजें, दंगे आप करेंगे या आप इस तरह की हिंसा फैलाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा? ज्यादा कार्रवाई तो आप पर भी होगी ना। मुझे नहीं पता ज्यादा कम वो किस आधार पे कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ज्यादा है या कम कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर ज्यादा जो करेगा हिंसा, उस पर ज्यादा कार्रवाई होगी। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि हिंसा एक करे लेकिन कार्रवाई दूसरे पर हो, बैलेंस। अब ये बैलेंस एक्ट बंद हो गया है, जिससे इन सबको बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। और यही वजह है कि ये सब अब अपने असली रंग रूप में निकल कर आ रहे हैं। पहले भी इनकी सोच ऐसी थी, पहले भी ये ऐसे थे, लेकिन छुपे रहते थे क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिलता था। अब तुष्टीकरण खत्म है, अब नरेंद्र मोदी का राज है, लेकिन ये कुछ भी कर लें फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी जहर बोलें, कितना भी जहर उगल लें, कितना भी द्वेष फैला लें, कितना भी जहर भर दें लोगों के दिमाग में, लेकिन फिर भी आएंगे तो मोदी ही। और तब देखिएगा इन लोगों की स्थिति, इन लोगों का हाल किया होगा।
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।